हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर गए हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वहां से जहां पे हमने कल समाप्त किया था। आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं आरएनएस समीकरण की। आरएनएस समीकरण की हम बात करने वाले हैं और भी कई सारी चीजें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। कल हमने जो पढ़ा था लास्ट के दौरान, हमने जो सक्रिय ऊर्जा वगैरह की बात की थी, कोलिजन थ्योरी की बात की थी, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैंने बेटा आपको कल ये बताया था, मैंने कल आपको ये ग्राफ बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊर्जा लिखते हो, यहाँ पे आप अभिक्रिया निर्देशांक लिखते हो। मैंने आपको एक ग्राफ बताया था कल बच्चों, अगर याद हो आपको, तो मैंने आपको ये ग्राफ बताया था। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रियाकारक की एनर्जी, और यहाँ हम लिखते हैं उत्पाद की एनर्जी। ठीक है, और ठीक है, और ये वाली जो है ये सक्रिय ऊर्जा है बेटा, ये मैंने आपको बताया था, ये सक्रिय ऊर्जा है। राइट, ये सक्रिय ऊर्जा है। सक्रिय ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं, सक्रिय ऊर्जा ई ए। ठीक है, अच्छा ये सक्रिय ऊर्जा किसकी है? अग्र अभिक्रिया की। अग्र अभिक्रिया का मतलब क्या, वो भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा अभिकारक, ये अभिकारक क्या देता है? उत्पाद देता है। तो यदि अभिकारक से उत्पाद बनता है तो इसको हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अग्र अभिक्रिया। और उत्पाद से अभिकारक बनता है तो इसको हम बोलते हैं बेटा पश्च अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? पश्च अभिक्रिया। तो हमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया इन दोनों के बारे में बात करनी है। तो क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा तो ये हो जाएगी अग्र अभिक्रिया की फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। तो ये जो है ये अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा यहां से यहां तक। ठीक, अच्छा उत्पाद से अगर क्रियाकारक बने तो उत्पाद से क्रियाकारक, ये उत्पाद से क्रियाकारक, ये जो है ये उत्पाद से क्रियाकारक, पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा यहां से, तो यहां से यहां तक। उत्पाद को अगर क्रियाकारक में बदलना है तो सक्रिय ऊर्जा कितनी है? उत्पाद को अगर क्रियाकारक में बदलना है तो सक्रिय ऊर्जा कितनी है? इसको हम बोलते हैं पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, अगर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे बोलूं कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन कितना, देखो उत्पाद की अभिक्रिया और क्रियाकारक की अभिक्रिया, ये तो है आपकी क्रियाकारक की अभिक्रिया। देखो क्रियाकारक की ऊर्जा, ये तो आपकी क्रियाकारक की ऊर्जा है, क्रियाकारक की ऊर्जा, और ये है आपकी उत्पाद की ऊर्जा। क्रियाकारक की ऊर्जा, उत्पाद की ऊर्जा, ये जो अंतर है इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। यहाँ पे डेल्टा एच भी है। डेल्टा एच का मतलब उत्पाद की एंथैल्पी और क्रियाकारक की एंथैल्पी, मतलब ऊर्जा में अंतर, इसको हम बोलते हैं उत्पाद की एंथैल्पी मतलब की ऊर्जा, और ये है आपकी क्रियाकारक की एंथैल्पी या ऊर्जा। ठीक है, तो ये देखा, तो ये है भैया डेल्टा एच अभिक्रिया की एंथैल्पी, इसको बोलते हैं एंथैल्पी किसकी? अभिक्रिया की, अभिक्रिया की एंथैल्पी डेल्टा एच। अच्छा अभी अभिक्रिया की एंथैल्पी होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया की एंथैल्पी भी दो प्रकार की, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एच का मान पॉजिटिव का होगा जब ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली संख्या छोटी होगी। डेल्टा एच का मान पॉजिटिव का होगा जब एचपी का मान ज्यादा होगा किससे? एचआर से। तो ये एचपी उत्पाद की ऊर्जा, ये उत्पाद की ऊर्जा देखो, उत्पाद की ऊर्जा को ये ज्यादा आ रही है और क्रियाकारक की ऊर्जा कम आ रही है। क्रियाकारक की ऊर्जा कम है, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है। उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा होगी, क्रियाकारक की ऊर्जा कम होगी, तो इसको हम बोलेंगे क्या? ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया ग्राफ है। ऐसा कब होता है? जब अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। ठीक है, अच्छा एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उल्टा होता है, क्रियाकारक की एंथैल्पी ज्यादा होती है, उत्पाद की एंथैल्पी कम होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऐसा कुछ होगा, ये है आपकी ऊर्जा, इस प्रकार का ग्राफ आएगा। तो ये है आपका क्रियाकारक और ये है आपका उत्पाद। ठीक है, तो डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच का मतलब ये उत्पाद और क्रियाकारक, ये क्रियाकारक और उत्पाद के बीच की ऊर्जा का अंतर। ठीक है, तो डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच का मतलब एचपी माइनस एचआर। उत्पाद की एंथैल्पी, उत्पाद की ऊर्जा और क्रियाकारक की ऊर्जा का अंतर। आप देख सकते हैं उत्पाद की ऊर्जा कम है, उत्पाद की ऊर्जा नीचे है, क्रियाकारक की ऊर्जा ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर क्रियाकारक की ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की ऊर्जा कम है। क्रियाकारक की ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की ऊर्जा कम है। ऐसा जब भी होगा तो डेल्टा एच का मान क्या होगा? इसका मान नेगेटिव होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा इसमें अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कौन सी है? तो ये है आपकी अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। तो ये सक्रिय ऊर्जा है अग्र अभिक्रिया की। ठीक है, अच्छा पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कौन सी है? ये सक्रिय ऊर्जा है पश्च अभिक्रिया की। ये भैया सारी कहानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो क्लियर। आ जाओ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब कि डेल्टा एच का मान जिसके लिए क्या होता है? माइनस, मतलब कि एचपी माइनस एचआर, इसका मान क्या होता है? माइनस। इसके लिए अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया के लिए मान कितना है? 80 किलो जूल। ठीक है, और डेल्टा एच का मान 20 किलो जूल। किसके लिए? ए गिव्स बी, इस अभिक्रिया के अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया ए से भी बनता है अग्र अभिक्रिया। जब ए से भी बनता है तो अग्र अभिक्रिया की ऊर्जा कितनी है? सक्रिय ऊर्जा। तो अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कितनी है? 80 किलो जूल प्रति मोल। और पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कितनी ज्ञात करनी है? पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कितनी है? ये ज्ञात करनी है, ये हमको ज्ञात करनी है। जबकि हमको प्रश्न क्या रखा है? डेल्टा एच बराबर क्या रखा है? ये डेल्टा एच बराबर हमको प्रश्न में रखा है कितना? 20 किलो जूल, 20 किलो जूल प्रति मोल।
और अग्र अभिक्रिया के लिए दे रखा 80। चलो अभिक्रिया कौन सी? ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ग्राफ कैसा आता है बताओ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ग्राफ बताइए, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ग्राफ। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ग्राफ कैसा आएगा? इसके लिए ग्राफ आएगा ये वाला। अग्र अभिक्रिया जो है ए से बी जब बनता है, अग्र अभिक्रिया के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए सक्रिय ऊर्जा कितनी? 80। तो इसका मान कितना है? इसका मान आपको देखा है 80 किलो जूल। कितना देखा? 80 किलो। और पश्च अभिक्रिया, ये वाला मान हमको ज्ञात करना है, ये वाला मान हमको ज्ञात करना है। पश्च अभिक्रिया के लिए मान कितना? ये हमको ज्ञात करना है। और हमें प्रश्न में क्या देखा? हमें डेल्टा एच देखा है। डेल्टा एच मतलब कि ये वाला मान देखा हमको, ये वाला मान देखा कितना? 20। ये मान देखा 20 किलो जूल देखा हमको, ये मान। तो हमें ये वाला मान बताना है, ये वाला मान बहुत सिंपल है। इतना देखो, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 80 में अगर आप ये 20 जोड़ दो, देखो कितना आएगा? 80 में अगर हम 20 जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना? 100। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का 80 + 20, ये हो जाएगा 100 किलो जूल प्रति मोल। ये आ जाएगा भैया किसका आंसर? ये आ जाएगा आपका ईबी सक्रिय ऊर्जा बैकवर्ड का आंसर कितना आ जाएगा? 20 + 80 100 आ जाएगा। बैकवर्ड का आंसर आ जाएगा, पश्च अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा का आंसर आ जाएगा 100 किलो। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 किलो जूल प्रति मोल। ये ध्यान रखना, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन नंबर 2। अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा का मान 32 किलो जूल प्रति मोल। अभिक्रिया की प्रकृति बतानी, मतलब ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी, और डेल्टा एच का मान बताना। अच्छा, फिर हमको देखा पश्च अभिक्रिया के लिए ये देखा कितना है? ये 58 किलो जूल प्रति मोल। पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा देखिए 58 किलो जूल प्रति मोल। तो देखो अग्र अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा कितनी है? 32 किलो जूल प्रति मोल। पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा कितनी है? 58 किलो जूल प्रति मोल। तो अभिक्रिया की प्रकृति बतानी। चलो ऊर्जा निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। चलो तो ये A + B है। चलो A + B, अग्र अभिक्रिया की ऊर्जा कम है, पश्च अभिक्रिया की ऊर्जा ज्यादा है। अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम है, मतलब ये कम है, और पीछे वाली अभिक्रिया की ऊर्जा ज्यादा है, ये वाली सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है, ये ज्यादा। पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है, कितना है? 58। और अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ये कम है, ये कितनी? 32, ये 32 किलो जूल प्रति मोल। ये तो हमको बताना है कि अभिक्रिया की प्रकृति कैसी है? ये ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी। ध्यान रखना, ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? डेल्टा एच का मान यहाँ पे जो भी आएगा आपको बताया है। क्रिया उत्पाद की ऊर्जा ये A + B, ये C + D। आपको बताया कि उत्पाद की ऊर्जा कम है, क्रियाकारक की ऊर्जा ज्यादा है। तो उत्पाद की ऊर्जा कम है, क्रियाकारक की ऊर्जा ज्यादा है। ऐसा कब होता है? जब डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसा होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर। अभिक्रिया की प्रकृति कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, डेल्टा एच का मान क्या है? डेल्टा एच का मान Hp - HR। Hp कितना है? नहीं पता हमको, कोई बात नहीं। एक काम करो, इसमें से टोटल 58 में से ये 32 माइनस कर दो। 32 है ना? तो इस पूरे में से ये जो पूरा मान है, इसमें से अगर मैं इतना मान माइनस कर दूं, इसमें से इतना इतना है, इतने में से इतना माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। बस 58 में से 32 माइनस कर दो, 58 में से 32 माइनस कर दो, कितना आ गया? ये 32 52 20 20 और 6 26 26 किलो जूल प्रति मोल। ये आ जाएगा डेल्टा एच का मान। डेल्टा एच बराबर हो जाएगा 26 किलो जूल प्रति मोल। 26 किलो जूल प्रति मोल, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात है। अब आते हैं भैया हम एक नए टॉपिक पर, और नए टॉपिक क्या? अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत आसान टॉपिक है। आपकी कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अभिक्रिया की स्पीड को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला अभिकारक की प्रकृति, मतलब इसकी भौतिक अवस्था। मान लीजिए अगर अभिकारक की भौतिक अवस्था गैस है, गैसीय अवस्था में अणु, तो सीधी सी बात, उनकी अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। क्यों? अभिकारक के अणु जब गैसीय होंगे ना, तो उनकी गति करने की स्पीड, गति करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, टकराने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, वो एक दूसरे से टकरा पाएंगे, आसानी से गति कर पाएंगे, तो गति ज्यादा होती है। तो गैस के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, द्रव में कम होती है, ठोस अवस्था में स्पीड सबसे कम होती है। क्यों? ठोस अवस्था में अणु के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए क्रिया करने की प्रवृत्ति कम होती है। अंतराल में आकर्षण बल कम होता है गैस में, इसीलिए एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टकराएंगे और अभिक्रिया ज्यादा करेंगे। कणों का भौतिक आकार, कणों का भौतिक आकार मतलब कि साइज। अगर बड़े साइज का अणु है तो धीमी गति से चलेगा, एक मोटा व्यक्ति है वो धीमे दौड़ पाएगा, एक छोटा हल्का व्यक्ति है हमारे जैसा वो तेज गति से दौड़ेगा, स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, गति बढ़ जाएगी। तो अगर आकार बड़ा होगा तो गति कम होगी, अभिक्रिया वेग कम होगा। इसी प्रकार से सतह का क्षेत्रफल, जैसे मान लो बारीक चूर्ण के रूप में आपने अभिकारक के अणु को ले लिया, चूर्ण के रूप में बुरादा कर दिया तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और बारीक चूर्ण के रूप में अभिकारक के अणु को लिया, सतह का क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया तो अभिक्रिया के वेग भी बढ़ेगा। तो ये भैया भौतिक कणों का आकार है। अच्छा, अभिकारक की रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति का मतलब क्रियाकारी प्रजातियों के लिए टूटने वाले बंधों की संख्या और बंध ऊर्जा का मान भिन्न होता है, जिससे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है। कम सक्रियण ऊर्जा वाले अभिक्रियाओं का वेग उच्च होता है। मैंने आपको देखा है, यदि सक्रियण ऊर्जा, ये आपकी जो सक्रियण ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा, अगर सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा है तो अभिक्रिया वेग कम होगा, और सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा, कम सक्रियण ऊर्जा होगी तो स्पीड ज्यादा, ये ध्यान रखना। चल अगला, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में अभिक्रिया की सांद्रता। अभिकारक आपको बताया कि अभिकारक की सांद्रता कैसे होती है, वेग को कैसे प्रभावित करती है? भैया अभिकारक की सांद्रता वेग को प्रभावित करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो प्रभावित नहीं करेगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो समानुपाती होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो घात 2 के समानुपाती, इस तरह से। अच्छा, दाब प्रेशर बढ़ेगा तो आप क्या देखेंगे, मान लो आपने प्रेशर लगा दिया, अणु को अगर धक्का लगेगा, धक्का लगने पर स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी, तो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है क्योंकि प्रभावी टक्कर बढ़ेगी। तो आप जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो टक्कर बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। टेम्परेचर भी डेफिनेटली अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, दर बढ़ेगी। चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माशोषी हो, हमेशा गति बढ़ेगी, क्योंकि गति ऊर्जा बढ़ती है, सक्रिय अणुओं की संख्या भी बढ़ती है। सक्रिय अणु मतलब कि वह अणु जो उत्पाद में बदलते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है। तो ये है बच्चा। चलो अगर वेग स्थिरांक और ताप की मध्य क्या संबंध है? चलो ताप का प्रभाव, ताप
हमारी अभिक्रिया के दर स्थिरांक K को कैसे प्रभावित करता है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, यदि किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रायोगिक रूप से ऐसा देखा गया है कि अभिक्रिया के दर स्थिरांक में 2 गुना या 3 गुना से वृद्धि होती है। फिर से रिपीट करूं, ऐसा देखा गया है कि किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक जो है 2 गुना या 3 गुना दर से बढ़ जाता है। तो देखो T तापमान पर जो दर स्थिरांक है उसकी तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो दर स्थिरांक आता है वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ताप गुणांक। यही होता है बेटा ताप गुणांक। ताप गुणांक का मतलब है यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक पहले वाले दर स्थिरांक का 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये समीकरण है भैया। तो पहले वाला दर स्थिरांक, बाद वाला दर स्थिरांक, उन दोनों में जो अनुपात आ रहा है वो बेटा ये बना रहा है। म्यू मतलब कि म्यू का मतलब होता है ताप गुणांक। ताप गुणांक और ताप गुणांक का मान कितना होता है जनरली हम दो लिखते हैं, तो आप इसके लिए ये देख सकते हो K2 बटा K1। इस म्यू का मान क्या है, सामान्यतः म्यू का मान 2 मानते हैं, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 भी आ जाएगा। 2 पे का डेल्टा टी, 2 पे का डेल्टा टी बटा 10, ये भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि म्यू का मान जो है, म्यू का मान कितना है, म्यू का मान हम कितना लेते हैं 2 सम मानते हैं। यदि अभिक्रिया का ताप नहीं दिया गया हो तो इसको हम क्या मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। और मैंने भी आपको क्या बात बोली कि म्यू का मान नहीं दिया गया हो तो इसको हम क्या मानते हैं 2, म्यू का मान अगर दिया हुआ नहीं हो तो इसको हम क्या मानते हैं 2 मानते हैं। ये फॉर्मूला क्या बनेगा K2 बटा K1 2 की पावर डेल्टा टी बटा टी। ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है। इस तरीके से अभिक्रिया का दर स्थिरांक तापमान से संबंधित है। अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, मैक्सवेल का गतिज ऊर्जा वितरण वक्र। इस वक्र के अंदर, इस ग्राफ के अंदर बच्चों आपको मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। ये ग्राफ आपको बताता है गतिज ऊर्जा और एक विशेष गतिज ऊर्जा रखने वाले फ्रैक्शन ऑफ अणु के बारे में, अणु की संख्या के बारे में, अणु के प्रभाव के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी 0 वाले अणु कितने हैं, तो आप बोलोगे सर अणु की संख्या 0। ये है अणु की संख्या। प्रभाज, अणु का प्रभाज, प्रभाज मतलब कि साधारण भाषा में उसको ये मान लो की संख्या। और क्लियर करो, मान लो किसी बर्तन के अंदर अभिकारकों के 100 अणु है। कितने अणु, अभिकारकों के कुल 100 अणु। अब मान लो 5 किलो जूल ये गतिज ऊर्जा रखने वाले अभिकारकों के अणु की संख्या मान लो 100 में से 5 है। तो कुल 100 अणु है, 100 में से 5 अणु ऐसे हैं जिनके पास गतिज ऊर्जा कितनी है 5 किलो प्रति मोल। तो फ्रैक्शन कितना हो गया 5/100। इसको हम बोलते हैं प्रभाज। प्रभाज का मतलब होता है कुल अणुओं की संख्या में से कि किसी विशेष गतिज ऊर्जा रखने वाले अणु की संख्या, कुल अणुओं की संख्या में से, कुल अणुओं की संख्या 100 में से विशेष गतिज ऊर्जा रखने वाले अणु की संख्या मान लो 5/100, तो वो संख्या जो गतिज ऊर्जा रखते हैं, विशेष गतिज ऊर्जा बटा कुल संख्या, ये होता है प्रभाज। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रभाज, यहां पर हम लिखते हैं क्या गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो विशेष गतिज ऊर्जा मान लो 0 गतिज ऊर्जा वाले कितने प्रभाज है 0। फिर जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी प्रभाज की संख्या बढ़ती जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ी और प्रभाज की संख्या बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और प्रभाज बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। एक निश्चित गतिज ऊर्जा पे प्रभाज जो है वो मैक्सिमम आएगा। निश्चित गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं का प्रभाज संख्या निश्चित होती है। वहां पर पहुंचने के बाद में फिर से ये प्रभाज गिरने लगता है बेटा। तो एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद में ये संख्या गिरने लगती है। तो कहने का मतलब एक गतिज ऊर्जा से कम गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या और इस गतिज ऊर्जा से ज्यादा गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या यहाँ पे, तो एक विशेष गतिज ऊर्जा जिस पर अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। देखो ये प्रभाज जो है, प्रभाज यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है, प्रभाज जो यहाँ पे मैक्सिमम है देखो इस ग्राफ के लिए। और ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ किसी विशेष एक विशेष ताप पर है। मान लो मैंने बोला कि रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर आपको ग्राफ ऐसा प्राप्त हुआ, ये ग्राफ ऐसा प्राप्त हुआ। ये ग्राफ कहां से आया, इस ग्राफ का पैटर्न ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक गणितीय समीकरण होती है। वो समीकरण बताएगी कि ग्राफ जो है वो ऐसा क्यों, एक्चुअल घातांक की समीकरण होती है, उस समीकरण से हमको ग्राफ ऐसा मिलता है। तो ये ग्राफ क्या बताएगा, ये ग्राफ बताएगा जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ाई 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 बढ़ाई, तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और एक मैक्सिमम संख्या होने के बाद एक विशेष गतिज ऊर्जा पर अणुओं की जो संख्या है, प्रभाज है, वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद फिर से ग्राफ घटता है बेटा। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया, प्रायोगिक रूप से देखा गया है। वैसे भी सारी बातें जो है वो प्रायिकता पर आधारित है, प्रोबेबिलिटी पर, संभावना पर आधारित है, लेकिन इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन भी होती है। उसमें ये पता चलता है कि पहले अणुओं की संख्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ में पहले अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और फिर और गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो एक निश्चित गतिज ऊर्जा के बाद में जो अणुओं की संख्या वो घट रही है। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी देखो, ऊर्जा बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ी 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 बढ़ी, एक निश्चित ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाले अणु की संख्या, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में आता है, सक्रिय ऊर्जा में आता है। सक्रिय ऊर्जा का मतलब ये है सक्रिय ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो आप यहाँ इस ग्राफ से क्या समझते हो, इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि इतने सारे अणु, देखो ये इतने सारे अणु, ये सारे अणु, देखो बहुत सारे अणु, इस कर्व के अंदर बहुत सारे अणु है, बहुत सारे अणु है, लेकिन उसमें से सक्रिय ऊर्जा रखने वाले, देखो ये ऊर्जा जो है सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा है, उससे ज्यादा ऊर्जा रखने वाले अणु की संख्या बहुत कम है। तो इतने सारे अणु में से कुछ अणु ही ऐसे हैं, मतलब कि सक्रिय ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा रखने वाले अणु ही ऐसे हैं जो कि उत्पाद में बदलते हैं। तो यह सक्रिय ऊर्जा का मान एक निश्चित ऊर्जा से ज्यादा वाली ऊर्जा मतलब सक्रिय ऊर्जा। तो इस ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा रखने वाले अणु की जो संख्या बेटा वो बहुत ही कम है। देखो ये वाला सेक्शन सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा रखने वाले अणु का है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वो वाला भाग है जो कि सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा रखने वाले अणु है। तो ये अणु है जो उत्पाद बदलते हैं, क्योंकि उत्पाद बदलने के लिए अणु के पास सक्रिय ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं आगे। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। मान लो ये ऊपर वाला ग्राफ ये है कोई, ये वाला ग्राफ, मान लीजिए ये वाला ग्राफ जो है 25 डिग्री पर दे रखा है, तो ये जो ग्राफ आएगा ये 35 डिग्री पर आएगा बेटा। इस पर आएगा 35 डिग्री पर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना, तो देखो टेम्परेचर को बढ़ाने पर देखो अणु की वेलोसिटी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अणु की वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले ग्राफ नीचे से जा रहा था, अब ग्राफ ऊपर से जा रहा है, अणु की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एक निश्चित ऊर्जा से ज्यादा वाले ऊर्जा रखने वाले अणु की संख्या तो कम होगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना है टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी जो है ये काइनेटिक ऊर्जा जो है बढ़ती है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाज वाले अणु की गति ऊर्जा कौन सी है। अब देखो ये गति ऊर्जा है, इस तापमान पर गति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। जब टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो मैक्सिमम प्रभाज रखने वाले जो अणु की गति ऊर्जा, ये गति ऊर्जा बढ़ गई बेटा। तो गति ऊर्जा कब बढ़ेगी, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। टेम्परेचर बढ़ाया गति ऊर्जा बढ़ी, पहले ये मैक्सिमम प्रभाज रखने वाले अणु की गति ऊर्जा यहाँ थी, अभी गति ऊर्जा बढ़ी। तो ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर गति ऊर्जा, निश्चित गति ऊर्जा रखने वाले अणु की संख्या कम होती है, लेकिन अणु की गति ऊर्जा बढ़ती है। ये यहाँ ध्यान रखना। तो ये है मैक्सवेल का काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम आते हैं किस पर,
आर्गेनिक समीकरण। आर्गेनिक समीकरण भी आपको ताप व दर स्थिरांक में संबंध बताती। आर्गेनिक समीकरण भी आपको ताप और दर स्थिरांक में संबंध बताती। जैसे कि मान लो ये है आपकी आर्गेनिक समीकरण, ये है बच्चों आपकी आर्गेनिक समीकरण। इस आर्गेनिक समीकरण में के का मान क्या होता है? ये होता है दर स्थिरांक। ए क्या होता है? ए को हम बोलते हैं पूर्व चरघातांकी गुणांक। ए को हम क्या बोलते हैं? पूर्व चरघातांकी गुणांक। ये तो है आपका चरघातांक, इसको बोलते हैं ई का मतलब होता है चरघातांक। ई का मतलब होता है चरघातांक। चरघातांक से पहले आने वाला गुणांक क्या है? पूर्व चरघातांकी गुणांक। तो ये ई का मतलब है, ई का मतलब चरघातांक एक्सपोनेंशियल। चरघातांक से पहले आने वाला क्या है? पूर्व चरघातांक, पूर्व चरघातांकी गुणांक। तो ई का मतलब क्या है? ई का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है गैस स्थिरांक। कितना होता है समान? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टी का मतलब क्या है? तापमान। किसमें? केल्विन में, तापमान केल्विन में। ए बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आरटी। ये समीकरण, ये समीकरण आपको बताएगी दर स्थिरांक और तापमान में क्या संबंध है। इसको आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा आर्गेनिक समीकरण। तो ये आर्गेनिक समीकरण का एक रूप है, ये है आर्गेनिक समीकरण का पहला रूप। तो आर्गेनिक समीकरण का दूसरा रूप क्या होता है बताऊं मैं आपको। आर्गेनिक समीकरण का पहला रूप है के बराबर ए ई की घात माइनस ई अपॉन आरटी। ये पहला रूप है, ठीक है। आर्गेनिक समीकरण का दूसरा रूप क्या है? मैं क्या दूंगा? दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग ln लेने पर, दोनों तरफ ln ले लो। ये आ जाएगा ln के ln ए ई माइनस ई अपॉन आरटी। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया? लघु गुणक ले लिया। उधर भी लघु गुणक, उधर भी लघु गुणक, ln ln। ठीक है, चलो अब बेटा एक बात ध्यान रखना, ln a इंटू बी, इसको आप क्या लिख सकते हो बता आपको? इसको आप लिख सकते हो ln a प्लस ln b। इसको हम वैसा भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका a और ये पूरा है आपका b। बात समझ में आ रही? ये है आपका a और ये पूरा है आपका b। चलो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो ln के ln ये आपका है तो ln a प्लस ये b, तो ये हो जाएगा ln b है ना, b क्या हो जाएगा? e माइनस e बटा rt। एक बात ध्यान रखना बेटा, ln इंटू e पे घात माइनस एक्स, जब भी दे रखा हो ना तो इसका आंसर क्या आएगा? ln से e ये कैंसिल होता है, रिजेक्ट, और ये माइनस एक्स जो है वो आ जाता है नीचे। ये आंसर था हमेशा हमेशा ln इंटू e की घात माइनस एक्स जब लिखा हो ना तो इस पूरे का आंसर माइनस एक्स जो वो आ जाएगा। मतलब कि ln इंटू e की घात माइनस e बना टी ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो ln के ln a, इस पूरे के आप क्या लिखोगे? e पे घात क्या चाहिए? e पे घात चाहिए माइनस e a अपॉन आर टी। जो भी e पे घात होती है ना वो घात यहाँ आ जाती है, ये घात यहाँ आ जाएगी। ये बन जाएगा भैया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण। तो ये आरएनएस के समीकरण का पहला रूप है, ये आरएनएस के समीकरण का दूसरा रूप है। ऐसे भी लिखते हो आप आरएनएस समीकरण, और आरएनएस समीकरण आप ऐसे भी लिखते हो, दोनों तरीके से। अच्छा इसमें कई बार पता क्या होता है? ये प्राकृतिक लघु गुणक है, कई बार इसको कई लोग log 10 log का आधा 10 में लिखते हैं। तो आप भैया ये जो समीकरण है ना इसको log 10 के रूप में भी लिख सकते हो। मतलब कि आपको कहीं ln x दे रखा है ना, इसको आप 2.303 log x भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब कि आपको ln के देखा, इसको आप 2.303 log k भी लिख सकते हो। ln a देखा, इसको आप 2.303 log a भी लिख सकते हो, माइनस e अपॉन आरटी। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे? देखो log k 2.303 का भाग दे दे इस पूरे में, 2.303 का भाग देने पर तो इसका भाग है log k log a माइनस ये भाग लगाया ना 2.303 आरटी, ये आ जाएगा। चलो तो ये हो गया आपका तीसरा व्यंजक। आप ऐसे भी प्रकट कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन आ गई, पहला दूसरा तीसरा। चलिए क्लियर। अच्छा इस समीकरण से आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस समीकरण को आप ऐसा भी लिख सकते हो log k2 बटा k1। अगर दो अलग अलग टेंपरेचर दे रखे हो तो वैसे तो इसका डेरिवेशन की, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आप सीधा याद रख लो। अगर दो अलग अलग तापमान दे रखे हो T1 T2 पर क्रमशः दर स्थिरांक K1 K2 है, अगर मान लो T1 T2 पर क्रमशः K1 K2, तो आप समीकरण लिख सकते हो K2 K1 ये अपॉन 2.303 R 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। आप इस तरीके से भी समीकरण को लिख सकते हो। ये चौथा रूप आ जाएगा। तो चार तरीके से हम समीकरण को लिख सकते हैं, ये भी चार मेथड है आरएनएस समीकरण को लिखने के। आपको जो पसंद आता है वो लिखिए। तो चार मेथड कौन से देखो, चार तरीके से आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। ये पहला है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है ln के ln a e माइनस ई ए अपॉन आरटी। ये दूसरा है log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आरटी। ये तीसरा है। और चौथा आ जाएगा log k2 बटा k1 ये अपॉन 2.303 r t2 t1 माइनस 1 बटा t2। ये हो जाएगा चौथा। इन चार तरीकों से आप समीकरण को लिख सकते हो। इस तरीके से भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। ये अवकलित तरीका है जिससे हमने समीकरण को अवकलित रूप में लिखने का तरीका, लेकिन आप इसको ना भी लिखें चलेगा। आप बस इतना ध्यान रखो, आप तो बस ये चार ध्यान रखो, चार ध्यान रखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम समीकरण को लिख सकते हैं। तो ये है आरएनएस समीकरण। क्या है बच्चों? आरएनएस समीकरण। चलो आरएनएस समीकरण के बाद इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा जो रह जाता है वो है प्रकाश रासायनिक समीकरण। आरएनएस समीकरण में मैं क्वेश्चन भी करूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। प्रकाश रासायनिक समीकरण, फोटोकेमिकल इक्वेशन, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर फिनिश। फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, फोटोन की उपस्थिति में होती है। जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात अभिक्रिया जो अंधेरे में संपन्न नहीं होती। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन जो है प्रकाश की उपस्थिति में ही क्रिया करता है, फोटोन की उपस्थिति में, वो ऐसे होता है।
दूसरा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, आपको बताया प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, बिना प्रकाश की दृष्टि, दृष्टि होता है हमारी आंखों की दृष्टि, आंखों की रोशनी, हम प्रकाश में ही देख सकते हैं, बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते। जितनी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ का प्रत्येक अणु एक क्वांटम, एक फोटोन से अवशोषित करता है तथा सक्रिय होकर उत्पाद का निर्माण करता है। ध्यान रखना प्रकाश रासायनिक ध्यान रखना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक का एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। मान लीजिए, देखिए, मान लो ये एक अणु है, ये दूसरा अणु, इन दोनों को आपस में क्रिया करनी है, तो भैया एक अणु पे क्या टकराएगा, एक फोटोन टकराएगा, दूसरे अणु पे क्या टकराएगा, दूसरा फोटोन टकराएगा। एक फोटोन एक क्वांटम, फोटोन बोलो क्वांटम बोलो एक ही बात है, एक फोटोन या एक क्वांटम एक अणु के साथ टकराएगा और इन अणुओं को क्या करेगा, उत्पाद में बदलने के लिए क्या करेगा, सक्रियत करेगा, सक्रिय होकर उत्पाद बदलेगा। एक अणु से एक फोटोन टकराता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम से कम कुछ ऊर्जा चाहिए। अगर ये फोटोन इसको ना मिलेगा, इसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, उत्पाद में नहीं बदलेगा। और प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतना ही वेग ज्यादा होगा। ये फोटोन की इंटेंसिटी, तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी समझते हो, फोटोनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो विद्युत धारा, विद्युत धारा की तीव्रता का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी तीव्रता ज्यादा होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे फोटोन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी अभिक्रिया की तीव्रता ज्यादा होगी। क्लियर? अच्छा, और एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखें, इन अभिक्रियाओं पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता। इन अभिक्रिया पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता। इन रिएक्शन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता की बात करते हैं। किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता का मतलब होता है जितने भी अभिक्रिया करने वाले अणु हैं या उत्पन्न अणु की संख्या है वो डिवाइड बाय अवशोषित फोटोनों की संख्या। ऐसे समझो, मान लो आपने किसी अभिक्रिया के अंदर 100 फोटोनों को गिरा, किसी अभिक्रिया में 100 फोटोन गिरा, लेकिन मान लो उत्पाद में बदलने वाले अणु की संख्या केवल 50 ही है, तो क्वांटम लब्धि कितनी हो जाएगी, उत्पाद में बदलने वाले अणु की संख्या कितनी, 50, लेकिन आपने फोटोन कितने दिए थे, 100, ये हो जाएगा बेटा क्वांटम लब्धि 5। तो मान लीजिए आपने फोटोन की संख्या तो दी थी 500, लेकिन उत्पाद में बदलने वाले अभिक्रिया करने वाले अणु केवल 50 ही है, 500 में से 50, तो क्वांटम लब्धि केवल 500 फोटोन दिए लेकिन केवल 50 ही उत्पाद में बदले, ये हो जाएगा क्वांटम लब्धि। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग कहाँ, फोटोग्राफी में होता है। फोटोग्राफी में प्रकाश का इस्तेमाल करके ही आप फोटो प्रिंटिंग, प्रकाश संश्लेषण में, दृष्टि में, आंखों की रोशनी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, अनेक बहुलकीकरण अभिक्रिया। ये भैया प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के आपको मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, आइए। एक अभिक्रिया तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि होगी? आपको मैंने ये बात बताई थी कि यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो दर स्थिरांक में दोगुना वृद्धि होती है। अगर प्रश्न में ना दिया गया तो दोगुना माना, दोगुना या तीन गुना वृद्धि होती। तो अगर मान लो आपने तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस किया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का ताप कितना हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से टेंपरेचर आपने 30 डिग्री सेल्सियस किया तो दोगुने का दोगुना मतलब कितना हो गया, 4 गुना। ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस किया, 4 गुना का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 गुना। और 40 डिग्री से 50 डिग्री किया तो 8 गुने का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुना। मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा, 16 गुना। तो दोगुने का 2 कितना हो जाएगा, 4 गुना। 4 गुने का कितना, 8 गुना। 8 गुने का कितना हो जाएगा, 16 गुना। इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो। चलिए, तो यहां तक की बात हो गई, क्वेश्चन हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करिए इसको, देखो क्वेश्चन को पढ़ो आराम से और देखो इसका आंसर क्या होगा। एक अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक, ताप गुणांक मतलब क्या आपको बताइए, म्यू, और म्यू का मतलब आपको बताइए KT + 10 बटा KT, मतलब कि किसी T ताप पर जो दर स्थिरांक है और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो दर स्थिरांक है उसका मान यहाँ पे आपको देखा है 2, ये देखा। तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा के मान की गणना करनी, ये हमारे पास है, हमको सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, थोड़ा सोचिए कैसे करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आर्हेनियस समीकरण का इस्तेमाल करना है। किसका, आर्हेनियस समीकरण का इस्तेमाल करना है। अच्छा, आर्हेनियस समीकरण में कौन सा वाला, log K2 बटा K1 TA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। इस समीकरण का हमको इस्तेमाल करना है क्योंकि हमको ये देखा है, ये वाली संख्या KT + 10 बटा KT, ये 2 देखा है। तो इसको आप K2 मान लो, इसको K1 मान लो, इसको आप क्या मान लो, ये दूसरा वाला K मान लो, इसको पहला वाला K2 बटा K1। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, K2 बटा K1 कितना देखा है, 2 देखा, इसका अनुपात 2 आ जाएगा। ये हमको ज्ञात करना, सक्रिय ऊर्जा हमको ज्ञात करनी, 2.303 * R। R का मान हमको पता है, R का मान कितना होता है, 8.314। चलिए, और तापमान T1 और T2, देखो आपको एक बात पता है कि जो तापमान है अगर कुछ ना दे रखा हो तो T1 को आप मान लो 298 केल्विन। मैंने बोला था कि जब कोई भी ताप ना दे रखा हो तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप मान लो। 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दिया, 298 आ गया। 25 डिग्री सेल्सियस को 298 लिख सकते हो। और T2 को मान लो, इसमें 10 जोड़ दो, इस तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस को जोड़ दो, इसमें 10 को जोड़ दो, 308। क्यों 10 को क्यों जोड़ा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 25 डिग्री से तापमान मैंने कर दिया 35 डिग्री, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो ताप गुणांक है वो 2 से बढ़ता है। तो बस T1 T2 आ जाएगा, T1 आ जाएगा 298 केल्विन, T2 आ जाएगा 308 केल्विन। बस इसको आपको सोल्व करना है। log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 मैंने आपको बताया था 0.3010। अब आप देख सकते हो ये वाला मान है, ये वाली वैल्यू है, ये पूरा है, तो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके देता हूं ताकि फाइनल आंसर तक पहुंचने में आपको दिक्कत ना। 0.30 इसमें गुणा कर दो, इसका 8.314 बराबर ये है आपका ये। इसको सॉल्व करें, एलसीएम कितना आएगा, 298 * 308। 308 में से 298 जाएंगे तो 10 बचेगा, 308 माइनस 298, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10। अब तो सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप जब ये निकालोगे ये आ जाएगा 52.897, 52.897, वो किलो जूल है, तो जूल में निकालोगे कितना आ जाएगा,
इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये एक तरीका है आर्गेनिक समीकरण को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को करने का। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो नोट कर लो इसको फटाफट से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब log k वर्सेस 1/t का आरेख खींचते हैं तो ढाल जो 8000 -8000 की सरल रेखा प्राप्त होती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या है, मतलब कि ये भी किसका है, सक्रियण ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन है। तो आर्हेनियस समीकरण, कई बार हमको ये देखना होता है कि कौन सी समीकरण कब लगानी है। तो आर्हेनियस समीकरण को तब लगानी जब सक्रियण ऊर्जा का क्वेश्चन हो। सक्रियण ऊर्जा का क्वेश्चन तो आर्हेनियस समीकरण लगानी, और आर्हेनियस समीकरण भी कौन सी वाली लगानी, log k और 1/t के बीच में संबंध वाली। log k और 1/t के बीच में संबंध वाली समीकरण है ये समीकरण बताया था log k और 1/t। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे 1/t, तो log k और 1/t इनके बीच में संबंध वाली ये समीकरण है। इस समीकरण का उपयोग करना है। अगर मान लीजिए इसको मैं y अक्ष पे रखता हूँ, ठीक है, और 1/t को मैं x अक्ष पे रखता हूँ। 1/t जो है, इस 1/t को मैं कहाँ रख रहा हूँ, x अक्ष पे। ठीक है, तो y बराबर ये x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष, इसको मैं मान लेता हूँ अंतःखंड, मतलब कि c, और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इस पूरे को मैं मान लेता हूँ यहाँ तक क्या मान लेता हूँ, m ढाल। तो y बराबर c माइनस m x। तो ग्राफ कैसा आएगा देखो, यहाँ आ जाएगा y अक्ष पे, y अक्ष पे क्या आएगा log k, तो यहाँ आ जाएगा log k, यहाँ आ जाएगा log k, और x अक्ष पे जाएगा 1/t, x अक्ष पे आ जाएगा 1/t। ठीक है, अंतःखंड क्या है, log a, ये समीकरण आ जाएगी log a, और ढाल क्या हो जाएगा माइनस e अपॉन 2.303 r, ढाल हो जाएगा माइनस e अपॉन 2.303 r। ठीक है, चलो ढाल का वैल्यू कितना रहेगा 8000, तो मैं लिखूंगा e अपॉन 2.303 r, ये ढाल कितना है 8000, इसकी वैल्यू 8000, वैल्यू लेंगे हम, सक्रियण ऊर्जा यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ सक्रियण ऊर्जा कितनी आएगी देखो, e बराबर 8000 इंटू 2.303 इंटू r। आर की वैल्यू जूल में भी होती है, आप चाहो तो यहाँ पे आप 8.314 भी लिख सकते हो जूल में, आप चाहो तो आप यहाँ पे कैलोरी भी लिख सकते हो, 2 कैलोरी, आर का वैल्यू कैलोरी में 2 होता है, तो 2 लिख सकते हो, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कैलोरी में आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यार ये यहाँ पर कैलकुलेशन है सारी, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आर का मान होता है 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल, ये आंसर आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, कितना हो जाएगा। मान लो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, तो भैया वेग कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये बताना। तो मैंने आपको देखा है कि ताप गुणांक क्या बोलता है हमको, ताप गुणांक बोलता है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने पर 10 गुना 2 गुना या 3 गुना से बढ़ता है ना। और ध्यान रखना, अगर हमको प्रश्न सॉल्व करना है तो प्रश्न को सॉल्व करते वक्त हम क्या मानेंगे, 2 गुना। ऐसा समझो, जब तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 20 डिग्री सेल्सियस किया, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया, तो दर स्थिरांक में कितनी वृद्धि होगी, 2 गुने की वृद्धि होगी। यहाँ पे 2 गुना, दर स्थिरांक 2 गुना हो जाएगा। फिर 20 डिग्री से 30 डिग्री किया, 2 गुने का 2 गुना, ठीक है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। 30 डिग्री से आपने और बढ़ा करके 40 डिग्री किया, इसका और 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना, 8 गुना। 40 से 50 किया, 8 का 2 गुना 16 गुना। 50 से 60 किया, 16 का 2 गुना कितना, 32 गुना। 60 से 70 किया, 32 का 2 गुना कितना, 64 गुना। 70 से 80 किया, 64 का 2 गुना कितना, 128 गुना। ठीक है, 80 से 90 किया, तो 128 का 2 गुना 254 गुना। और 90 से हमने कर दिया 100, 254 का 2 गुना कितना, 250, 500 256 आएगा, माफ करना 256, यह 512 गुना, कितना 512 गुना। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर अगर 9 भी करोगे ना, तब भी आपका आंसर आएगा 512 गुना। 512 गुना आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो आंसर कितना हो जाएगा, 512 गुना, अभिक्रिया का वेग 512 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यार ये हमारा चैप्टर जो है वो आज फिनिश हो गया है। अब हमारे लिए इस चैप्टर में बच गया है केवल और केवल पी वैल्यू। चैप्टर पूरा मैंने पढ़ा दिया है। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपकी एनसीईआरटी में जितना दे रखा है ना, उससे 2 बातें मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ाई है। आपकी एनसीईआरटी में जितना दे रखा है ना, उससे 2 बातें मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ाई है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए। अब आपको एनसीईआरटी आसान लगेगी क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। अब आते हैं क्विज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है सांद्रता पर, ताप पर, दाब पर या सभी पर, बताइए। चलिए दूसरी बात है, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक में कितने गुणों की वृद्धि होती है, 10 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना। ध्यान रखना, 2 गुना या 3 गुना या 5 गुना, 10 गुना, सब में से किसी एक को सेलेक्ट करना, तो जो मैंने बात बोली है आपको वो ध्यान रखनी है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किसी अभिक्रिया का किस पर, ये अभिक्रिया में सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी करता है, सभी पर करता है, सभी पर करता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, देखो मैंने आपको बताया या तो 2 गुने की वृद्धि या 3 गुने की वृद्धि, और जब दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो 2 गुना। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आर्हेनियस समीकरण को पढ़ा, ताप का प्रभाव देखा। ठीक है, ये सारी बातें पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, और अगली क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। चलिए बच्चों आज इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ और चैप्टर को समाप्त करने के साथ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अगला चैप्टर। चलिए बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।